नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पर पीपीटी नोट्स बनाती हूँ, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूजफुल है, जैसे कि आईएएस, यूपीएससी, एसएससी या टीचिंग एग्जाम्स पीजीटी हिस्ट्री की। तो आज का हमारा टॉपिक है मौर्यन एम्पायर। इससे पहले मेरी वीडियोस को अपने लाइक वीडियोस में शामिल कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और तुरंत अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। साथ ही घंटी का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की जानकारी साथ के साथ मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री की जर्नी पर आगे की तरफ। मौर्यन एम्पायर 322 से 185 बीसी। पहली वीडियो में हम मौर्यन किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, बिंदुसार उनके बेटे थे, अशोका द ग्रेट, ये तीन जो राजा हैं जो बहुत ही फेमस थे मौर्यन एम्पायर के, और लेटर मौर्यस जिनके टाइम पे मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। मौर्य एम्पायर की दूसरी वीडियो में हम देखेंगे मौर्यन आर्क और आर्किटेक्चर के बारे में, अशोकन पिलर एंड रॉक एडिक्ट्स के बारे में, और थर्ड वीडियो बनेगी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो हम इजीली इसको तीन भागों में बांट के धीरे धीरे आराम से समझ पाएंगे। उससे पहले लिटरेरी सोर्सेज से जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके के, उनको देखेंगे। मैच मेकिंग आती है, जिसमें से एक तरफ बुक्स का नाम होता है, दूसरी तरफ ऑथर का नाम होता है। जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन, कल्हान ने राजतरंगिणी, सोमदेव ने कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी। दूसरे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि अर्थशास्त्र के टोटल 15 पार्ट्स हैं, चैप्टर्स है, 15 अधिकरणा, 6000 श्लोक हैं। उस पर कमेंट्री प्रतिपाद पंचिका भट्ट स्वामी ने लिखी है। आर्य शर्मा शास्त्री ने 1905 में इसको डिस्कवर किया था। वैसे ही हेमचंद्र में ये जैन वर्क है, इसमें चाणक्य की बायोग्राफी है, और चंद्रगुप्त ने बाद में अपने लास्ट टाइम पे जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। इसके बारे में जो प्रूफ हेमचंद्र की बुक से मिलता है, ये वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। ये पीपीटी का आप सभी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं बुद्धिस्ट की, दीपवंश और महावंश में है, और उसमें अशोक बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ था, ये उनके टेक्स्ट में मिलता है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंदास को उखाड़ा और मौर्य डायनेस्टी स्थापित की थी। विष्णु पुराण में उनके बारे में मिलता है। वैसे वजिका में कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, जिसमें उसके बाद मौर्य के बाद शुंग डायनेस्टी शुरू हुई थी, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। मंजुश्री-मुल्कल्प बुद्धिस्ट वर्क है, बहुत लंबा है, जिसमें नंदास और मौर्य के बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स मिलते हैं। अर्थशास्त्र के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, सेल्यूकस के एम्बेसडर थे। ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है इंडिका में, ये इंडियन सोसाइटी की 7 कास्ट मेगास्थनीज ने बताई थी उस टाइम पे। स्लेवरी, दासत्व उस टाइम पे था नहीं इतना ज्यादा। किंग जो था वो सबसे हेड था, बहुत हार्ड वर्किंग था। क्रिमिनल लॉज बहुत सख्त थे उस टाइम के। थेफ्ट बहुत, चोरी वगैरह बहुत ही कम होते थे। ये इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन हुए कि इंडिका में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। जो दूसरी बुक की इंफॉर्मेशन होगी उनमें से एक इंक्लूड होगी, और क्वेश्चन में से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन इंडिका में नहीं दी गई है। जैसे ग्रीक गवर्नर स्ट्रेबो ने जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्या है, मैट्रिमोनियल अलायंस जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में बना था। चंद्रगुप्त की वुमेन बॉडीगार्ड्स थी। ये इंफॉर्मेशन मिक्स की जा सकती है और उसमें से किसी एक के बारे में पूछा जाएगा कि ये किसकी बुक में है और किसकी उसमें नहीं है। वर्क ऑफ डायोडोरस, इसकी खासियत है कि ये ग्रीक अकाउंट सबसे पहले थे जो इंडिया के बारे में लिखे गए थे। दूसरे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, एरियन, प्लूटार्च, जस्टिन, प्लिनी, ये अलेक्जेंडर के एक्सपीडिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा देते हैं, और चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर के बीच में जो ज्यादातर चीजें हुई थी उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। एरियन जैसे अलेक्जेंडर के एक्सपीडिशंस की इंफॉर्मेशन देते हैं। प्लूटार्च एंड्रोकोटस नाम बताते हैं चंद्रगुप्त का, और अलेक्जेंडर से मिले थे चंद्रगुप्त।
ऐसा सिर्फ प्लूटार्च कहते हैं। वैसे ही जस्टिन जो है वो सेंड्रोकोटस नाम बताते हैं चंद्रगुप्त का, और चंद्रगुप्त कैसे उन्होंने अपना मौर्यन एम्पायर बनाया उसके बारे में बोलते हैं। प्लिनी इंडिया के बाकी कुछ मर्चेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इनके बारे में अभी हम नहीं पढ़ते हैं, जब हम मॉडर्न आर्क और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेलिंग देखते हैं। अब आते हैं, कहानी शुरू करते हैं मौर्य रूल की। कहाँ शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वगैरह वगैरह। अलेक्जेंडर को भगाने के लिए शुरू हुआ था कि वो इंडिया में अपने पैर न जमा पाए। चंद्रगुप्त ने शुरू किया कौटिल्य की हेल्प से। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। सोर्सेज अलग अलग हैं और अलग अलग सोर्सेज अलग अलग कहानियां बताते हैं, जिसमें कुछ तो समानताएं हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज हैं, असमानताएं हैं। तो बुद्धिस्ट सोर्स उनको क्षत्रिय बताते हैं, जैन सोर्स उनको मौर्य ट्राइब का बताते हैं। ये थोड़े सिमिलरिटी है कि दोनों बुद्धिस्ट और जैन सोर्स बोलते हैं कि मौर्य उनके रीजन में मोर ज्यादा थे और मोरों का पालन करते थे वो, इसलिए उन्हें मौर्य अपनी ट्राइब का नाम रखा था। ब्राह्मणिकल जो सोर्सेज है, पुराणास है, वो उन्हें शूद्र बताते हैं। ग्रीक सोर्सेज भी शूद्र ही बताते हैं, यानी कि हम्बल ऑरिजिन, शूद्र जाति का ही बताते हैं। मुद्रा राक्षस भी उन्हें इसी टर्म से बताते हैं। डिफरेंस है कि वो उसमें ऐसा लिखा है कि नंदा के जो राजा थे उनकी दासी का पुत्र था मौर्य, और वृषाल और कुलहीना ये शब्द उनके लिए यूज किया है। दिव्यवादन में उन्हें बताया है कि पीपली वाहन की मौर्य क्लैन से बिलोंग करते थे, जिससे बुद्ध बिलोंग करते थे, जिस ट्राइब से, शाक्य से। प्रोमेला थापर कहती हैं कि वो एक वैश्य थे। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, वो भी उन्हें वैश्य ओरिजिन का ही बताते हैं। चलिए, कहानी कहीं से भी शुरू हुई हो, अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। बहुत ही सेंट्रलाइज स्टेट एस्टेब्लिश किया, पाटलिपुत्र राजधानी बनाकर। मगध को जीता था नंदास को हरा के 321 बीसी में कौटिल्य की सहायता से। 305 बीसी में 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़े और वहां पर सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका युद्ध हुआ। कुछ कहते हैं कि उनके साथ युद्ध हुआ था या फिर उनके साथ ट्रीटी हुई थी कि हम आपस अपनी अपनी सीमा में सुरक्षित रहें। 303 में ट्रीटी हुई थी मौर्यस के साथ, और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करवा के मैट्रिमोनियल अलायंस उन्होंने बनाए थे। उसके बदले में 500 हाथी सेल्यूकस को दिए थे, और सेल्यूकस ने 4 जो एरिया थे, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, काबुल और हेरात, ये 4 एरिया चंद्रगुप्त को सौंप दिए थे। और इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है, वो दोनों के बीच की बाउंड्री बन जाएगी। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया हुआ फैक्ट है पीपली वाहन की मौर्य क्लैन से थे और क्षत्रिय थे चंद्रगुप्त। उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली थी, शिक्षा ली थी, और वहीं के जो पॉलिटिकल साइंस के गुरुजी थे वही इनके आगे जाके गुरु बने। कौटिल्य और मगध डायनेस्टी की इन्होंने स्थापना की। गिरनार रिकॉर्ड्स में मिलता है कि इनके ब्रदर इन लॉ थे पुष्यगुप्त, उन्होंने सुदर्शन लेक का निर्माण किया था। सौगुरा कॉपर प्लेट और महस्थान इंस्क्रिप्शन में उनके रिलीफ मेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उस टाइम पे भूखमरी थोड़ी सी हो गई थी प्रॉब्लम, और बाकी जो चंद्रगुप्त ने जनता के लिए उस टाइम पे काम किए थे उनकी भी इनमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। वैसे चंद्रगुप्त और कौटिल्य की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में नाटक जो है वो देखने चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रही हूँ, कहानी नहीं बता सकती, बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, चंद्रगुप्त के जो अलग अलग नाम थे, मुद्रा राक्षस में जो 4 नाम उनके मिलते हैं, वृषाल, कुलहीना, ये हमने पहले देखा, पियादमस और चंद्रश्री भी मिलता है। बाकी ग्रीक अकाउंट में सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम मिलता है, ये भी हमने देखा था। मेगास्थनीज का दूसरी बार फिर से आया है इनका नाम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक इंडिका उन्होंने लिखी थी, ग्रीक एम्बेसडर थे। सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भेजा था चंद्रगुप्त की कोर्ट में। लास्ट में जो चंद्रगुप्त ने की आखिर की लाइफ कैसी थी
वो अपने बेटे को राजगद्दी सौंपकर कर्नाटका में चले गए थे, साउथ में श्रवणबेलगोला में। जैनिज्म उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। उनके जो टीचर थे उनका नाम था भद्रबाहु। और कैसे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था? संलेखना, स्टारवेशन, एक तरीके का तपस्या होता है जैन धर्म में, जिस तरीके से अपने शरीर का त्याग करते हैं भूखे रहकर, जिससे उन्हें मुक्ति के मार्ग पर आगे चले जाते हैं उनकी सोल। ये मैप में देखिए कैसे कितना बड़ा शुरुआत से होकर मगध से मगध एम्पायर कितना बड़ा हो गया था। इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे पहले सबसे बड़ा एम्पायर जो बना था वो मौर्यन डायनेस्टी का था। पहले मगध जो डायनेस्टीज थी उन्होंने धीरे धीरे उन राजाओं ने इतना बड़ा बनाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त ने और उनके बेटे ने, चंद्रगुप्त ने नॉर्थ की तरफ ज्यादा सारा एक्सपेंशन किया था। मगध से ये सारा नॉर्थ की तरफ गए थे। फिर उनके बेटे बिंदुसार ने साउथ तक किया था। फिर ये जो एरिया है ये है कलिंग, आज का ओडिशा। ये मिला था मौर्यन एम्पायर में अशोका के टाइम पे, कलिंग वॉर जब हुआ था। तो इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर बना था। चंद्रगुप्त और दूरधरा के बेटे थे बिंदुसार। 298 से 273 इनका टाइम पीरियड है। चंद्रगुप्त ने नॉर्थ की तरफ एक्सपांड किया था, इन्होंने साउथ की तरफ 16 स्टेट्स को अपने अंडर लिया अप टू मैसूर। द्रविडियन किंगडम थे जो बिल्कुल साउथ में थे, उन्हें कंक्वायर नहीं किया था। इनके अलग अलग नाम अलग अलग टेक्स्ट में मिलते हैं। सीमसेरी, बिंदुपाल, अलेट्रोकेट्स या अमित्रोकेट्स, जो संस्कृत वर्ड अमित्रघात से बना है, यानी कि स्लेयर ऑफ फायर्स। ग्रीक टेक्स्ट जो अलग अलग नाम इससे इसलिए मिलते हैं थोड़े से कि वो संस्कृत के जो वर्ड थे उनको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। अच्छा, बिंदुसार का नाम बिंदुसार पड़ा था, इसकी कहानी भी है कि बिंदुसार जब गर्भ में थे तो उनकी माता को किसी ने जहर दे दिया था, और बिंदुसार को बचाने के लिए तब चंद्रगुप्त ने उनकी माताजी का पेट चीर दिया था, क्योंकि माँ तो बच नहीं सकती थी, इसलिए जैसे सी सेक्शन, तो बच्चे को बचा लिया था। और उसके जो जहर का असर था, जहर की एक बूंद वो बिंदुसार के माथे पे लग गई थी। वो उनका बचपन से बिंदु उनके माथे पर रह गया था और उनका नाम पड़ा बिंदुसार। इनके पिता ने जैन एक्सेप्ट किया, बिंदुसार ने आजीविका, और इनके बेटे अशोका ने बुद्ध धर्म को बाद में अपनाया था। इनके जो दो बेटे थे, सुमन या सुसीम इनका बड़ा बेटा था, उनको इन्होंने तक्षशिला का वायसरॉय बनाया, और अशोक को उज्जैन का। बिंदुसार चाहते थे कि जो सुसीम है वो राजा बने, बाद में बने अशोक थे। उसकी भी एक कहानी है। दिव्यवादन में तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ था, जिसको शांत करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। इसका इंफॉर्मेशन मिलता है। बिंदुसार के सीरिया के राजा के साथ कॉन्टेक्ट्स थे। सीरिया का जो किंग था एंटियोकस फर्स्ट, उसने डमेकस को एज एम्बेसडर बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। और इसी के बाद बिंदुसार ने सीरिया के राजा से डिमांड किया था स्वीट वाइन वो उन्हें भेजे, ड्राइड फिग्स भेजे, और सोफिस्ट यानी के फिलोसोफर्स, बहुत ही ज्ञानी होते थे। तो उसके बाद सीरिया के किंग ने बाकी दो चीजें भेज दी, लेकिन साथ में बहुत ही पोलाइटली कहा कि हम फिलोसोफर्स सेल के लिए नहीं होते, वो हम नहीं भेज सकते हैं। दूसरे जो आए थे एम्बेसडर, इजिप्ट से आए थे डायनोसियस, किसने भेजा था? टोलेमी ने। पहले कहां से आए थे? सीरिया से। बिंदुसार के कोर्ट में दो एम्बेसडर आए थे। फिर आते हैं अशोक द ग्रेट, 273 से 232 BC। इनके पिता थे बिंदुसार और माता थी जनपद कल्याणी सुभद्रा। उज्जैन और तक्षशिला के वायसरॉय थे। दिव्यवादन में मिलता है प्रमाण कि तक्षशिला और उज्जैन में जो रिवोल्ट हुआ था उसको इन्होंने क्रश किया था। अपने पिता की मृत्यु के 4 साल बाद 273 BC में ये राजा बने थे। क्योंकि उस टाइम पे साथ साथ नहीं बन पाए थे, इसलिए कि उन्होंने अपने भाइयों के विद्रोह को भी समाप्त करना था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसी कहानियां मिलती हैं कि उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था। जो सबसे छोटा
भाई था बहुत छोटा था, तिस्सा सिर्फ उसको छोड़ दिया था और उसके बाद 27 साल तक राज्य किया था। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में उनके चंडाशोक से धर्माशोक बनने का वर्णन है। चंडाशोक यानी कि एक तरीके से हिंसक राजा और थोड़े क्रूर भी थे, ऐसा भी कहानियों में मिलता है कि वो बहुत ही गुस्सैल थे। और धर्मशोक यानी कि अच्छा राजा, हिंसा के मार्ग पर चलने वाला, ऐसा। कलिंग वॉर 261 बीसी में हुआ था, जब अशोक को 9 साल हो गए थे राजा बने। कलिंग यानी कि आज का मॉडर्न उड़ीसा बहुत ही भयानक युद्ध था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। इसी के बाद से, इस कलिंग वॉर के बाद से ही अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। सेम इसी तरीके से अशोका के जो अलग अलग नाम मिलते हैं अलग अलग जगह पर, प्रियदर्शी राज, प्रियदर्शी, देवानम प्रिय, अशोकवर्धन, अशोक, अशोक मौर्य, धर्माशोक, ये अलग अलग जगह पर मिलते हैं नाम उनके। कलिंग वॉर 261 बीसी में उसके बाद क्या परिवर्तन अशोक में आया था, उन्होंने उसके बाद बुद्धिज्म धर्म को अपनाया और अलग अलग कंट्रीज में मिशनरीज भेजे कि अब मुझे राज्यों को युद्ध के तरीके से नहीं, धर्म के तरीके से विजय करना है, धर्म विजय करनी है अब। और उन्होंने धर्म महामंत्रास नियुक्त किए जो लोगों को अच्छे संदेश भी देते थे और उनके साथ ये भी ध्यान रखते थे कि लोग उन का पालन करें। दूसरा, बुद्धिज्म को अपनाने के साथ ही लड़ाई, वॉर और वायलेंस को उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद से बहुत अच्छे लोगों की सेवा के काम शुरू कर दिए थे, बहुत सारे पब्लिक वर्क्स, बिल्डिंग कैंपेन पूरी कंट्री में सारे के सारे प्रिंसिपल अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े थे। अपने राज्य में उन्होंने हंटिंग को बैन कर दिया था और ऐसे घुड़सवार इस तरीके के एक्टिविटीज को, स्पोर्ट्स को बैन कर दिया था जिससे कि जंगली जानवरों को कोई नुकसान होता था, जैसे जो शिकार पर जाते थे खेलने के लिए। और दूसरा, लोगों, सिर्फ जानवरों को नहीं, लोगों को भी, दूसरे को कोई अगर तकलीफ पहुंचाता है तो वो भी दंडनीय अपराध माना जाता था। फोर्स लेबर को, स्लेवरी को, इन सब को भी अशोका ने बैन कर दिया था। लेटर मौर्यस, अशोका की डेथ के बाद मौर्य एम्पायर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट के राजा बने कुणाल, अशोक के बेटे थे। ईस्टर्न पार्ट के राजा बने दशरथ। बृहद्रथ मौर्यन डायनेस्टी के 10th और लास्ट रूलर थे। 185 बीसी में बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। पुष्यमित्र ब्राह्मण जनरल थे। उसके बाद से ही हिंदुइज्म बढ़ने लगा और बुद्धिस्ट धर्म धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। फिर आता है, लास्ट स्लाइड है, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब बनाया था उसके 137 ईयर्स के बाद कैसे डिक्लाइन हुआ, क्यों डिक्लाइन हुआ मौर्यन एम्पायर का, उसके कॉजेस। मेजर कॉज था, मौर्यन एम्पायर 2 भाग में डिवाइड हो गया था। इमीडिएट कॉज था, ईस्टर्न पार्ट जो था वो दशरथ ने कंट्रोल कर लिया, वेस्टर्न पार्ट वो था वो संप्रति ने कंट्रोल कर लिया था, तो एम्पायर टूट गया। और जो लेटर मौर्यस थे वो वीक थे, इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं सकते थे। अशोका की जो पैसिफिस्ट पॉलिसीज थी वो रीजन थी, यानी कि एच.सी. रायचौधरी कहते हैं, धर्म विजय इंस्टेड ऑफ दिग्विजय, ये बाहर से आने वाले आक्रमण को रोक नहीं सकती है। डी.डी. कौशाम्बी कहते हैं कि मौर्यन इकोनॉमी पर जो प्रेशर बन गया था, इतना खर्चा ज्यादा होता था, अशोका की जो पॉलिसीज थी, जो कंस्ट्रक्शन वर्क वो लोगों की भलाई के लिए चलाते थे, बुद्धिस्ट मोंग के लिए देते थे जमीनें, तो उतना रिसोर्स नहीं था इनकम का, उतने आय नहीं आती थी। फिर रोमिला थापर कहती हैं कि हाईली सेंट्रलाइज्ड थी मौर्यन गवर्नमेंट, यानी कि जो मौर्यन गवर्नमेंट थी, एम्पायर था, वो प्रोविंसेस में तो डिवाइड था, लेकिन प्रोविंसेस में डिवाइड होने के बाद भी वहां के जो गवर्नर थे वो खुद किसी भी मैटर को लेके सॉल्यूशन या फिर कोई फैसला नहीं ले सकते थे। वो पहले उन्हें राजा के पास जाना होता था उस मैटर को लेके, और राजा फिर फैसला करता था कि क्या होना चाहिए।
तो पहले के जो शुरू के जो रूलर थे वो स्ट्रांग थे इस चीज को संभालने के लिए, लेकिन लास्ट के जो रूलर थे वो इस सेंट्रलाइज्ड कैरेक्टर को संभाल नहीं सकते थे, उतने स्ट्रांग नहीं थे फैसले ठीक से लेने के लिए और उन्हें अमल रखने के लिए। एचपी शास्त्री कहते हैं कि जो लास्ट में नॉर्थ वेस्ट से ग्रीक इन्वेजन होने शुरू हुए थे वो एक तो राजा संभाल नहीं सकते थे, इसलिए ब्राह्मणिकल रिएक्शन जो एकदम से आया था उन्होंने हाथ संभाला। पुष्यमित्र शुंग ने जो ब्राह्मण थे इसीलिए अपने लास्ट रूलर को उखाड़ फेंका कि वो जो धर्म विजय की पॉलिसी फॉलो करते हैं वो बाहर से आक्रमण को रोक नहीं सकती हैं, उसके लिए हमें खुद हथियार उठाने होंगे। तो ये खत्म होता है यहीं पर मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट वीडियो उनसे किंग से रिलेटेड जो थी। दूसरी वीडियो हम बनाएंगे मौर्यन आर्क एंड आर्किटेक्चर पर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आप अपने डाउट्स इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी, कोशिश करूंगी। और दूसरा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। तीसरा, आपको कोई भी नए टॉपिक पर नोट्स चाहिए हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको साथ ही साथ मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।